नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आज आपका हमारे इस खास चर्चा में। आज हमारी इस चर्चा में हमारे साथ हैं ओबीसी जन कल्याण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजकुमार यादव जी शेषई। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजकुमार यादव जी जो हैं वो मध्य प्रदेश के अंदर ही एक बहुत बड़ा चेहरा है और किसानों का, युवाओं का, महिलाओं का, दीन दुखियों का, दलितों का ये लड़ाई लड़ते हैं और मध्य प्रदेश के अंदर इन्होंने 2-3 वर्षों में एक बहुत बड़ी क्रांति पैदा कर दी है। आज इन्होंने समाज को जगाने का काम किया है। तो आज हमारे साथ एक खास चर्चा में जुड़े हैं। आज हम इनसे पूछेंगे और हमारी चर्चा में इंदौर से जुड़े हैं हेमराज गुर्जर जी, ओबीसी महासभा के ये जिला अध्यक्ष हैं। हेमराज गुर्जर जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। तो मेरा पहला प्रश्न राजकुमार यादव जी से है, आप जो मध्य प्रदेश के अंदर एक कई तरह की समस्याएं चलती रहती हैं, उनको लेकर के आप जो है कभी किसानों की लड़ाई, तो कभी युवाओं की लड़ाई, तो कभी जो है दलितों की लड़ाई को लड़ते रहते हैं। तो आपका एक उद्देश्य क्या है? मध्य प्रदेश में स्वशासन की स्थापना हो चुकी है और जो है पिछले लगभग 20 वर्षों से बीजेपी की सरकार है और माफिया मुक्त मध्य प्रदेश और महिलाओं के लिए भी जो है मध्य प्रदेश में कई तरह के काम किए जा रहे हैं। तो जरूरत क्यों पड़ी आपको इस तरह का संघर्ष करने की और एक नया आंदोलन खड़ा करने की? जी राजकुमार जी, न्यूज नशा चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद है कि लगातार जनता के सरोकार के माध्यम से जो जनता की आवाज को लगातार यह प्लेटफॉर्म है लगातार उठाता है। पूरे देश में और पूरे प्रदेश में लगातार न्यूज नशा के माध्यम से एक जागृति आई है और कहीं ना कहीं हमारा जो ओबीसी जन कल्याण संघ है, इसके माध्यम से हम लोग लगातार देश में प्रदेश में आंदोलन करते हैं और आंदोलित रहते हैं हमेशा। चूंकि क्या है कि हम देख रहे हैं लगातार हमारा ओबीसी के जो आरक्षण है, हमारा ओबीसी का आरक्षण इससे पहले 27% आरक्षण था मध्य प्रदेश में और पूरे देश में ऑल ओवर 27% आरक्षण है, जो कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर हमको लागू है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं राजकुमार जी कि हमने देखा है कि ओबीसी जो इससे पहले जो पंचायत का चुनाव था, उससे पहले जो ओबीसी का आरक्षण है, वो लगभग अगर पूरा निकाला जाएगा तो 13% के आसपास रह चुका है। एक तरफ क्या है, सामान्य वर्ग का जो आरक्षण है वो ईडब्ल्यूएस के माध्यम से 10% उनका ऑलरेडी आरक्षण कर दिया, जबकि सामान्य वर्ग की जो आबादी आप ऑल ओवर जोड़ेंगे तो 10% की आबादी है और उनको 10% का आरक्षण मिल रहा है, जबकि ओबीसी की आबादी है ना, वो 55% से अधिक आबादी है। बावजूद इसके ओबीसी को 13% मध्य प्रदेश में आरक्षण मिल रहा है। तो एक तरफ तो जिन लोगों की जितनी हिस्सेदारी है, जितनी मतलब जो है जातिगत जनगणना भी कराई जाए तो जिनकी जितनी गणना है उतनी उनको हिस्सेदारी मिल रही है। जैसे कि सामान्य वर्ग को 10% आबादी है, 10% उनको आरक्षण मिल ही रहा है। लेकिन ओबीसी का पिसना हो रहा है। ओबीसी के साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार कहें या ओबीसी को पीसा जा रहा है या ओबीसी को इस तरह से चक्की में पीसा जा रहा है या ओबीसी के लोगों का शोषण किया जा रहा है या ओबीसी के लोगों को कहीं न कहीं हिंदू मुसलमान करके उनको सिर्फ रैलियों में भीड़ का इस्तेमाल करके कुल मिलाकर के उन लोगों का इस्तेमाल करके शोषण किया जा रहा है और उनको बहुत परेशान किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है और उनको हक और हिस्सेदारी नहीं दी जा रही। मैं आपको पूरी बात बता दूं फिर बताना। चूंकि इसमें क्या हो रहा है कि ओबीसी की आबादी 55% से 60% आबादी, आधी से ज्यादा ओबीसी की आबादी है। इसको लेकर के हेमराज जी हैं हमारे जुड़े हुए हैं, राधे जाट जी हैं और भी कई सारे लोग हैं। हमारे सामाजिक संगठन है, चाहे ओबीसी जन कल्याण संघ के हिसाब से, चाहे वो ओबीसी महासभा हो, हम लोग ऐसा नहीं है। हम लोग क्या चाहते हैं कि हम संगठन हमारी जगह अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी विचारधारा एक है, हमारे रास्ते एक हैं और हमें करना क्या है वो हमारा विजन क्लियर है। जो लोग सोचते हैं ना कि संगठन, हमारे संगठन बिल्कुल भी अलग अलग नहीं है। हम लोग एकता के साथ काम करते हैं। अभी हेमराज जी ने भोपाल में भी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, सभी लोगों ने किया इन लोगों ने। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से हमारी जो आबादी है उतनी हमको हिस्सेदारी मिले। आज हम देख रहे हैं नौकरियां हैं, कहाँ हैं हम कलेक्टर, कहाँ हम एसपी हैं, कहाँ हम अधिकारी हैं, कहीं नहीं है हम लोग। तो हम इस लड़ाई मेरा को एक बड़ी लड़ाई के राजकुमार अंतर्गत जी, लड़ रहे हैं। आज मैं आपको मैं एक और बात बता रहा हूँ, जैसे माननीय मुलायम जी हैं, लालू जी हैं, इन लोगों ने, रामविलास पासवान जी हैं, ऐसे लोगों ने जब बिहार में, उत्तर प्रदेश में जब सामाजिक क्रांति लड़ाई लड़ी, समाजवाद की लड़ाई लड़ी, तब जाकर के वहां पर कहीं ना कहीं ओबीसी एससी एसटी के लोगों को एक हिस्सेदारी मिलने का काम किया है। ऐसे ही हम लोग भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो और बड़ा आंदोलन खड़ा होकर के यहाँ पर एक नया नेतृत्व पैदा हो। भाजपा और कांग्रेस मिले हुए लोग हैं।
सामान्य वर्ग के लोग हैं, आप समझते हैं सब कुछ उनकी ही चल रही है भाजपा ना कांग्रेस में। मैं बता रहा हूं आपको, केपी यादव सांसद थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया, चूंकि उस समय हर कोई लड़ता था भाजपा से, चुनाव हार जाता था। लेकिन यहाँ पर जब ओबीसी के व्यक्ति को, यादव समाज के व्यक्ति को जब टिकट दिया और उसने 1,25,000 से चुनाव जीत करके जब इतिहास बनाया, तो जीते हुए व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। ये है इस तरह का शोषण। आप कहते हैं ना राजकुमार जी, किस तरह का शोषण होता है, इसी को आप शोषण कहते हैं, इसी का नाम शोषण होता है। जी बताएं मेरा प्रश्न ये है, मेरा प्रश्न ये है कि पिछले 2 दशकों से मध्य प्रदेश में जो है ओबीसी का मुख्यमंत्री रहा है, और 2 दशक से भी अधिक का समय हो गया ओबीसी का मुख्यमंत्री रहा है। जी और आपको ज्ञात होगा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि अगर आरक्षण ना होता तो मैं आज देश का प्रधानमंत्री ना होता। तो जी जब ओबीसी वर्ग के प्रधानमंत्री बैठे हैं, ओबीसी वर्ग के मुख्यमंत्री बैठे हैं, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? मतलब कौन इसमें व्यवधान उत्पन्न कर रहा है? मैं आपसे ये पूछ रहा प्रश्न हूँ, मेरा। सुनो मेरी बात। क्या होता है, ये ओबीसी का चेहरा बता करके वोट लेते हैं, और फिर इसके बाद में पूरा तंत्र है, जैसे शरीर है, अगर शरीर ओबीसी का शरीर हो गया, शरीर काय का हो गया, ओबीसी का हो गया, लेकिन जो पूरी शरीर की जो हड्डियां हैं, सब कुछ पूरा शरीर जो बना हुआ है, वो इन लोगों ने उस पर कैप्चर कर लिया। जैसे कि मैं आपको सीधे सीधे शुद्ध हिंदी में बताना चाहूंगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से लोग जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग सीधे हिंदी में बात करते हैं, बाकी कुछ ज्यादा राजनीति नहीं आती है। मैं आपको सीधा सीधा ये बताऊंगा कि ओबीसी का प्रधानमंत्री बता करके, आदिवासी बता करके, या दलित राष्ट्रपति को बना करके, या ओबीसी के मुख्यमंत्री को बना करके, इन लोगों ने पूरे तंत्र पर कब्जा कर लिया। और मैं आपको जी बताना चाहूंगा राजकुमार, तंत्र बोले तो जैसे कि मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी रहती हैं, कॉलेज रहते हैं, वहां पर वाइस चांसलर रहते हैं, उन पर इनका कब्जा है। जो आईएएस आईपीएस जो देश के प्रदेश की सरकारों को चलाते हैं, वहां पर इन लोगों ये लोग बैठे हुए हैं। और आप नीचे से तहसीलदार एसडीएम से लेकर के आप यहाँ पर चले जाओ, पूरा जो प्रशासनिक तंत्र है, जो प्रशासनिक सर्जरी है, वो पूरी इन लोगों की है। जी। अगर आप तो इसका आकलन करेंगे तो इन लोगों की भरमार है। चूंकि मैं आपको बताऊं, आपको हमारा उपता व्यक्ति ने बोला तो हमारी मदद बात होगी। और जी आप कहीं मेरा भी जाएंगे तो मेरा क्या मुख्यमंत्री आपकी मदद करेंगे, क्या मुख्यमंत्री, क्या प्रधानमंत्री आपके छोटे छोटे कामों में या बड़े बड़े कामों में, कैसे भी काम हो, क्या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मदद करने आए? पूरा सिस्टम को इन लोगों ने हैक कर दिया। और इनको अभी के लिए मुख्यमंत्री को ऐसा लगता है कि हमको आरएसएस ने मुख्यमंत्री बनाया है, प्रधानमंत्री को लगता है कि हमको आरएसएस ने प्रधानमंत्री बनाया। और जहां तक मैं आपको एक जानकारी बता दूं, तो मैं आपको एक बात बताऊं, जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, वो कहीं ना कहीं उससे पहले, आज से कुछ सालों पहले देखा जाएगा, उनका इतिहास देखा जाएगा, तो उससे पहले सामान्य जाति से आते थे। तो ऐसी कई सारी विडंबना है जिसको लेकर के हमारा जो है आंदोलन चलता रहता है, और हम लोग लगातार मेहनत करते हैं। अभी राधे जाट जी हमारे साथ जुड़ गए इसी हैं। बीच में हमारे राधे जाट हमारे जी साथ ने, राधे जाट राधे जी जुड़ जाट रहे जी हैं, है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इन्होंने इंदौर में राधे जाट जी छात्र जुड़ रहे हैं आंदोलन हमारे किया। साथ में, बहुत बहुत स्वागत एमपीपीएससी है के जो आपका। छात्र हैं जी, जी। राधे तो जाट अगला जी हैं, प्रश्न मेरा इन्होंने राजू अपने से है। साथियों के साथ में, राजकुमार जी, राधे जाट जी हैं, जी इन्होंने अपने साथियों के साथ में इंदौर में एक विशाल एमपीपीएससी के छात्रों की मांग को लेकर के विशाल धरना प्रदर्शन आंदोलन किया है। वो खुद अपनी मुंह से, जबानी से इस बात को बताएंगे किस तरह से उनको परेशान किया है, इनको और इनके एक साथी को जेल में डाल दिया। क्या इनका सिर्फ इतना कसूर था कि ये छात्रों की लड़ाई लड़ रहे थे, सिर्फ इतना इतना सा कसूर है था इनका? और क्या इस तरह से आवाज को दबाने का एक राधे जाट नहीं, ऐसे हजारों लाखों राधे जाट पैदा होंगे, कहीं ना कहीं छात्रों की आवाज को बिल्कुल नहीं दबा पाएंगे। राधे जाट जी से भी इस छात्रों को अगला लेकर के प्रश्न आप, मेरा राजू जाट जी से ही है। क्या वास्तव में जो माननीय अध्यक्ष जी जो द्वारा जो आरोप लगाया गया है सरकार पे, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या युवाओं के भविष्य के साथ वास्तव में खिलवाड़ हो रहा है? जो आरक्षण दिखाया जा रहा है वो आरक्षण उन्हें वास्तव में नहीं मिल रहा है? क्या कहना चाहेंगे राधे जाट जी? देखिए, मैं जो नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन की कोर कमेटी मेंबर से जो बात कर रहा हूँ, मेरा अभी जो सबसे बड़ा उद्देश्य था कि मध्य प्रदेश के युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज जो एमपीपीएससी का भी जो राजकुमार जी ने जो बात कही है आपसे, कि मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन हम लोगों ने अभी किया, वो 18 दिसंबर से 22 तारीख तक चला। उसमें जब हम लोगों ने उसमें 28 और 19 को हम लोग अमरण अनशन पे भी बैठ गए। हजारों की संख्या में एमपीपीएससी का पूरे मध्य प्रदेश का छात्र वहां पर बैठा था। रात में कलेक्टर से 2-2 3 दौरों की चर्चा होती है
सीएम से मिलने की बात होती है, पहले दौर की वार्ता में हम सीएम से मिलने से मना कर देते हैं। दूसरे दौर में जब हम आते हैं, हमारी चीजों पर कहीं न कहीं सहमति बनती है, 3 बातों पे सहमति बनती है कि 450 से ज़्यादा हमारी जो 700 पदों की माँग थी, एमपीपीएससी में, उसमें हम लोग 700 पदों की माँग कर रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने 450 पदों पे सहमति जताई थी। दूसरा 2019 से जो कॉपी नहीं बताई जा रही थी, जो ओबीसी को 27% जो देने का एक हुआ था, उसके बाद केस लगा और उसके कारण सभी बच्चों की, चाहे जनरल हो या ओबीसी या उसी की, सभी बच्चों की, जो पूरे प्रदेश के बच्चों की कॉपियाँ 2019 से इन्होंने नियम को लाके और 2019 से ही कॉपियाँ दिखाना बंद कर दिया था। तो उसको भी सहमति बती थी कि उसको बोर्ड रेज़ोल्यूशन पास करके 2019 से जो भी कॉपियाँ नहीं दिखाई, वो कॉपियाँ दिखाई जाएँगी। दूसरा, एक हाई लेवल की कमेटी बनेगी जिसमें से आपके संगठन से एक व्यक्ति रहेगा, जो इन जितने भी कमियां हैं एमपीपीएससी की, उनको दूर करना। जैसे इंटरव्यू में आपका उसका रिकॉर्डिंग होना, उसको जो है 175 मार्क्स का जो इंटरव्यू होता, उसको 100 मार्क्स का करना, और बहुत सारे जो 10 से 15 क्वेश्चन ही बार बार गलत करते हैं और उसके कारण बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आता है। तो इन सभी मांगों को सहमति होने के बाद हमने अपना अनशन जो है कलेक्टर के महोदय के सामने तोड़ा। और जब हम सीएम से मिले सुबह जाके, जब हम लोगों को 10 बजे सीएम से हमारी मुलाकात थी, वहां पे 11 बजे, लेकिन मुलाकात बहुत अच्छे से हुई, सारी चीजें सीएम ने एग्री किया, सारी बातों पे सहमति बताई। उन्होंने एक और भी महत्वपूर्ण उसमें बात बोली थी कि जो हमारे आगे सरनेम लिखा रहता, वो आगे से इंटरव्यू में शो नहीं किया जाएगा, ताकि चाहे जनरल का हो, ओबीसी हो, एसटी, किसी भी का हो भी बच्चा, उसको उसके सरनेम देखकर मतलब वहां पे आप उसका नहीं देख सकते। तो इन सारी चीजों पे हुआ। और उसके बाद उसका उल्टा आप देखेंगे, जब हम रिटर्न आए तो हमें पता चला हम पर एफआईआर हो गई। उसके बाद उसके बाद हमको 31 को जब ये अपनी बातों से मुकरे, तो जब नोटिफिकेशन आया तो उसमें 158 पद ही दिए। 31 दिसंबर को नाथ को जब हमने वीडियो बनाकर लोग लिखित में जो है इन्होंने आदेश पारित नहीं किया उसके बाद में। लिखित में आप देखेंगे सोशल मीडिया पे जो जनसंपर्क मंत्रालय है और सीएम का खुद का ट्वीट है। आज के टाइम में हम ये मानते हैं कि लिखित में एक चीज होती है कि अगर आपका सोशल मीडिया ट्विटर जैसा है, जन संपर्क भी ट्विटर पे लिखा, फेसबुक पे नाम से लिख रहा कि ये डेलीगेशन आया था, इनके साथ हमारी चीजें हुई है, हम इन बातों पे सहमत हुए, और उसका ठीक उलट होता है। और जब हम रात को 2 बजे हम मीटिंग करके, जब हम लोगों ने 200 बच्चे हमसे जुड़े थे रात की 2 बजे, और जब हमने कहा कि हम कल 1 तारीख को डीडी गार्डन में हम 12 बजे हम मीटिंग रखते हैं और आगे की पूरा रूपरेखा बनाते हैं कि किस तरह से अब हमको आगे बढ़ना। तो सुबह पता चलता है कि मुझे 9 बजे से डिटेन किया गया था, गलत तरीके से मुझे अपहरण करके उठाया गया पुलिस वालों के, उसमें 2 अनड्रेस में आए थे, और ऐसे करके जब सुबह 9 बजे से उठाया और रात की 12:30 बजे तक मुझे बाहर घुमाते रहे, 30-40 किलोमीटर जंगलों में घुमाते रहे। कहीं-कहीं तो ये डर लगा कि क्या पता मेरी जान को खतरा है। इस तरह की सारी चीजें हुई। रात की 12:30 बजे मुझे घर वालों को मिलाया नहीं गया, वकील नहीं मिला, ना वकील से बात हुई, और फिर 12:30 बजे आने के बाद पता चला मेरा एक और जो साथी है रंजीत किसान वंशी, वो भी वहां मुझे पता चला कि उसको भी उठाएगा। तो इस तरह से चीजें चली और 3-4 दिन तक 151 की धारा में आप बताइए कितने दिन, सेम डे हमको जमानत मिल जानी थी, बिल्कुल। लेकिन 3 दिन तक हमारी जमानत नहीं मिलेगी। और उसके बाद हमें हाईकोर्ट से जमानत मिली, वहां भी इनको फटकार लगी। और किसी तरह के जो फर्जी टीचर्स होते हैं यहाँ पे, जो इनके सरकार के दलाल होते हैं, उनके द्वारा एक फालतू में एक ज्ञापन और दिलाया गया कि राधे जाट अगर बाहर आएगा तो मेरी जान को खतरा है सोशल मीडिया से, और इस तरह से चला। उसके बाद फिर हमको नोटिस आया कि मैं आदतन अपराधी हूँ। तो मैं मध्य प्रदेश में, जो मैं बताना चाहता था कि मैं अगर आदतन अपराधी था, तो मुझे ये जो जितने भी अधिकारियों ने मुझ पे एफआईआर की, उन्होंने मुझे सीएम से कैसे मिला दिया, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है मध्य प्रदेश का, और इतना लेवल की इनकी जी। सिक्योरिटी थी, वहां मुझे आदतन अपराधी घोषित। लेकिन मैं इनको ये बता, ना तो मैं आदतन अपराधी था, क्योंकि मैं 10 से 11 वर्षों की बैंक की जॉब कर रहा था, वो भी सरकार की वजह से आज 40 लाख के पैकेज पे था, तो मेरी वो जॉब भी ये लोग खा गए। और ये सरकार इतनी गिरी हुई हरकतें करती है, और मोहन सरकार, मतलब मुझे ये लगता है कि जो शिवराज का शिवराज एक छोटे स्वरूप में झूठ बोलते थे और कुछ चीजों को तो मानते थे, लेकिन मैं मानता हूं मोहन यादव तो उससे बड़ा बड़ा महाठग। मैं तो इसीलिए आजकल मोहन सरकार को महाठग मोहन सरकार बोलता हूं, क्योंकि ये व्यक्ति तो जो बोलता है, इसकी इसकी जो सीएम की बात की जो वैल्यू ही नहीं है। इसको मतलब एक सीएम की कमिटमेंट, एक सीएम जो होता है, ये तो एक तरीके से जो छोट भैया नेता जैसी हरकतें कर रहा है। मतलब मोहन यादव तो अपने बातों पे भी पक्के नहीं है। तो इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं, जब वो प्रदेश की सरकार को संचालन करते हैं, तो अविश्वास जो पैदा हुआ है शासन और प्रशासन दोनों से, क्योंकि कलेक्टर आके हमसे कमिटमेंट करता है, कलेक्टर भी किसका, मुख्यमंत्री का रिप्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो इन सारी बातों को, और अभी आप देखोगे कि जो ये एमपीपीएससी का जो इंटरव्यू हुआ है, उसमें भी आप देखो राजा का बेटा को राजा बनाया गया, अधिकारियों के बेटों को अधिकारी बनाया गया, और सीधा सीधा
उसमें आप देखोगे टोटल फर्जीवाड़ा आगे टॉप 5 हमने निकाल के देखा है। जिन बच्चों के प्री और मेंस में देखिए जो तीन फेज में एग्जाम्स होती है एमपीपीएससी की, उसमें पहला होता है इंटरव्यू, फिर होता है उसका प्री, फिर मेंस होता है लिखित परीक्षा, फिर इंटरव्यू होता है। जिसका प्री और मेंस में सबसे अच्छे मार्क्स होते हैं उनको जो है इंटरव्यू में 175 मार्क्स का जो होता है उसमें सिर्फ उनको 63 मार्क्स दिए जाते हैं, और जिनके उनसे 600 630 है उनको सीधे सीधे 150 मार्क्स ऊपर दिए गए। ऐसा पूरा का पूरा पैटर्न अभी आप सोशल मीडिया पे हमारे इस पे जाएंगे तो आप देखेंगे वहां की पूरा का पूरा पैटर्न है। तो यहाँ पे राजा के बेटे को राजा बनाया जा रहा है, अधिकारी के बेटे भी। अब बीजेपी क्या कर रही है देखिए, अब बीजेपी एक संगठित रूप से पूरा एकदम माफिया की तरह पूरे प्रदेश पे राज करना चाहती है। सरकार उनकी, अब उनके लोग अधिकारी बना रहे हैं, वो डिप्टी कलेक्टर डीसी के पद उनको दिए जा रहे हैं। संगठन में जो आरएसएस है उसके लोग ऑलरेडी आ गए। तो अब आप देखोगे कि 2028-29 तक वो उस लेवल पे बढ़ गई है कि वहां पे वो कोई भी व्यक्ति जो ईमानदारी से नौकरी करना चाहता है या ईमानदारी से राजनीति करना चाहता है, ईमानदारी से चीजें करना चाहता है, वो पूरी तरीके से तहस नहस करने में लगी है। सारे इंस्टीट्यूशन खत्म कर देगी और अपने लोग बिठा के और एक तरीके का नया लेवल का जो है वो काम चालू कर दिया है। और अब बीजेपी एक तरीके से हिटलर शाही की तरफ जो हर देश प्रदेश में जहां जहां इसकी सरकार है वहां बढ़ती जा रही है, और इससे कहीं ना कहीं पूरा मध्य प्रदेश बर्बाद, मतलब बर्बाद तो कर ही दिया इन लोगों ने। मैं तो यही बोलूंगा कि आज इतने मध्य प्रदेश बर्बाद ही है, यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ झूठे ढोसले। यहाँ आप मीडिया का देख लीजिए, मीडिया पूरी तरीके से खत्म है। मध्य प्रदेश के इतना बड़ा आंदोलन हुआ, मीडिया कवर नहीं करा। मुझ पे इतने इतने बड़े इल्जाम है, वो कवर नहीं हुआ। यहाँ पर इंदौर में इतनी बड़ी घटना हो गई, जो बीजेपी का एक पार्षद होता है उसको घर में उसके परिवार के सामने उसके बच्चे को उसकी माता के सामने उसको पूरा नग्न कर दिया जाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, और उसकी भी अगर होती है तो दिल्ली से कार्रवाई होती है। बड़े बड़े गुंडे यहाँ घूम रहे हैं जिसने, तो जब यहाँ पे वो कार्रवाई नहीं हो रही तो आप सोच सकते हैं कि मध्य प्रदेश की हालत बहुत ही, अगर प्रदेश प्रशासनिक और सब लेवल पर सब लोग कठपुतली बनकर देख रहे हैं। राधे जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जिस तरह से शिक्षा का और स्वास्थ्य का प्राइवेटकरण किया जा रहा है, वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को जो है शिक्षा और स्वास्थ्य के जो स्थान है, चाहे हमारी यूनिवर्सिटीज हो चाहे हमारे हॉस्पिटल्स हो, वो दिए जा रहे हैं। और अभी 21-22 जनवरी को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में, मध्य भारत प्रांत का विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव स्वयं बोले कि अगर जो है हॉस्पिटल हम बना के देते हैं और अगर कोई प्राइवेट कंपनी उसको लेती है तो इसमें बुराई क्या है। तो इस तरह से ये शिक्षा और स्वास्थ्य का जो प्राइवेटकरण कर रहे हैं, तो उससे हम क्या समझे, मतलब क्या ये पूरी तरह से लूटने का एक प्लान है बीजेपी का? देखिए, प्राइवेटकरण तो कर ही रहे हैं और वो बहुत बड़ा लूटने का पार है, बीजेपी करण कर रहे हैं ये। अब आप मेरी बात सुनिए, अभी मध्य प्रदेश में एक सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी का एक बहुत बड़ा भी निकला था, जहां 256 सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी बनना थी। वो मध्य प्रदेश का जो एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है वही सॉइल टेस्टिंग कर सकता है, लेकिन उन्होंने बीजेपी के ही लोगों को, सारे जो एफपीओ बने हैं संघ के लोगों को, उनको ही दे दिया। आप निजीकरण ना बीजेपीकरण हो रहा है, अब तो प्राइवेटीकरण भी छोड़ दीजिए। बिजनेस में भी इनके लोग हैं, गुजराती लोग आ रहे हैं, गुजराती पूरे मध्य प्रदेश के ठेके, पूरे मध्य प्रदेश के ठेके आप बड़े बड़े ठेकों में देख लीजिए, वहां पे सारा भी जो है गुजरात के लोगों को देके ठेके दी जा रहे, पूरे उसका बीजेपीकरण, प्राइवेटीकरण तो हो रही रहा है, बीजेपीकरण हो रहा है। आप जितने भी जगह इनके ही लोग शामिल है, इनकी हिस्सेदारी शामिल है। तो आप ये मत सोचिए कि ये कोई प्राइवेट वालों को भी दे रहे हैं, जो कंपनियां उनको भी नहीं मिल रहा मध्य प्रदेश के लोगों को, ये सारे गुजराती और ये सब चीजें लोग आ रहे। तो अब तो आप छोड़ ही दीजिए। और जिस तरह से लोग वो होना है कि इनको जीतने के कारण ये इतने अंग्रेजों से भी बदतर होते जा रहे हैं। इनको 20-25 साल इस मध्य प्रदेश में हो गए। जी से है, लोकतंत्र की पहचान है कि एक अच्छा विपक्ष होना, एक मजबूत विपक्ष होना, और मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं एक मजबूत विपक्ष नहीं है, इसलिए ये हालात देखने को बन रहे हैं, ऐसा भी कहा जाता है। तो मैं हेमराज गुर्जर जी से पूछूंगा, क्या ये बात सही है कि एक मजबूत विपक्ष के अभाव में मध्य प्रदेश की स्थिति अभी बनी हुई है, वो हो रही है? जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी। मैं न्यूज नेशन की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ मुझे जोड़ने के लिए। जो आपका प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में मजबूत विपक्ष की कमी है, तो बिल्कुल ये आपका सवाल वाजिब है। मध्य प्रदेश में विपक्ष मजबूत नहीं है, जिसके कारण हम जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को और राजकुमार जी, राधे सर जैसे लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। और ये हम लोग संघर्ष करने से पीछे नहीं हटेंगे, लगातार संघर्ष करेंगे, क्योंकि जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए वो मध्य प्रदेश में विपक्ष की भूमिका बिल्कुल शून्य है। एमपीपीएससी जैसे बड़ा आंदोलन मध्य प्रदेश की धरती पे हुआ। नेयू जैसा एक बड़ा संगठन है जिसका नेतृत्व राधे जाट जी और उनकी टीम कर रही है, उन्होंने बड़ा आंदोलन किया छात्रों की मांगों को लेकर, सड़कों पर 4 दिन और 4 रात वहां पर रहे।
और कहीं ना कहीं वो आंदोलन की गतिविधि के विषय में राधे जाट जी ने आपको अवगत कराया है। और हम भी लगातार कई वर्षों से ओबीसी के मूवमेंट को लेकर जमीन पर संघर्ष है। हमारे साथी राजकुमार जी भी कई वर्षों से काम कर रहे हैं ओबीसी को लेकर। तो कहीं ना कहीं 2019 में जो ओबीसी को आरक्षण तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने दिया था, आज 6 से 7 साल हो चुके हैं, उसको लागू नहीं करवा पाई, क्योंकि ये 15 महीने की सरकार चलने के बाद में अगर विपक्ष मजबूत होता, कानून बनने के बाद भी कल 20 तारीख को कोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन सुनवाई आगे बढ़ा दी गई, 28 तारीख को फिर दोबारा से सुनवाई हो रही है। तो इस प्रकार से ओबीसी समाज के साथ लगभग 54% ओबीसी समाज मध्य प्रदेश में निवासरत है। आधी से ज्यादा आबादी ओबीसी की है, फिर भी ओबीसी के साथ कहीं ना कहीं अन्याय किया जा रहा है और इसके लिए हम लोग लगातार जमीन पर संघर्ष कर रहे हैं। हमारे हक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है और इसमें विपक्ष की भूमिका नगण्य है। इसके कारण हमारे साथ ये सब चीजें हो रही है। धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।